हेलो एंड गुड इवनिंग। अब बोलो, आप लोग का कैसे चल रहा है प्रिपरेशन? थर्ड सेमिस्टर स्टूडेंट्स लोग के लिए बोल रहा हूँ। होप आप लोग का अच्छा प्रिपरेशन चल रहा है और हम लोग भी आप लोग के साथ मेहनत करते, आप लोग जैसे मेहनत कर रहे हो हम लोग भी कर रहे हैं, ताकि आप लोगों को कुछ बेनिफिट मिले। तो फिर टैक्सेशन ज्यादा ये नहीं करके टैक्सेशन में आते। टैक्सेशन में हम लोग कैपिटल गेन सीख लिए थे, तो आज हम लोग सीख लेंगे अदर सोर्सेस। छोटा चैप्टर है, हाँ, थोड़ा डिटेल्स मैंने लिख लिए ताकि ये सारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाए। इसका प्रोविजंस रूल थोड़ा सा लिख लिए ताकि जल्दी डिस्कस कर ले और फिर सॉल्व हो जाए। यस, फिर हम बोल रहे हैं, आप लोग अगर कंटेंट में कुछ प्रॉब्लम हो रहा है तो आप लोग ऑब्वियसली व्हाट्सएप करो, और हम लोग कोशिश करेंगे आपको इन्फॉर्म करने का और अच्छा हम लोग अपने आप को ग्रो करने का और डेवलप करने का। यस, तो स्टार्ट करते। इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस, इसमें भी चांस है 5 मार्क्स मिलेगा। सर छोटा छोटा चैप्टर्स क्यों देख रहे हैं? 5 5 करके ही तो बढ़ते जाएगा ना मार्क्स। इसके बाद लॉन्ग शुरू करेंगे, वो तो लॉन्ग है ही। तो आज का क्लासेस शुरू करते। यस, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस, राइट। तो इसमें अदर सोर्सेस इनकम मतलब क्या होता है, बोले थे पहले ही। ये जो 4 हेड्स होता है, सैलरी, हाउस प्रॉपर्टी, बिजनेस प्रोफेशन, कैपिटल गेन, इसको छोड़ देना, बाकी सारा इनकम अदर सोर्सेस में आ जाएगा। यस सर। तो उस इनकम में मेनली क्या क्या इनकम को ट्रीट करते हैं अदर सोर्सेस, वो मैंने एक बार लिख के रखे शॉर्ट फॉर्म में, इसको डिस्कस करने के लिए। तो द फॉलोइंग इनकम्स आर ट्रीटेड एज अदर सोर्सेस इनकम। एक इंटरेस्ट और डिविडेंड इनकम, ठीक है। आप कहीं पे इन्वेस्ट किए हो तो इससे इंटरेस्ट मिलेगा, कि डिपॉजिट्स के इंटरेस्ट मिलेगा। जो इंटरेस्ट या डिविडेंड मिले या लोन किसी को दिए तो इंटरेस्ट मिलेगा ना, वो सारा इसमें टैक्सेबल। ये कंपनी शेयर में इन्वेस्ट की तो डिविडेंड मिलेगा, वो आपके लिए टैक्सेबल। कितना टैक्सेबल होता है? ग्रॉस अमाउंट टैक्सेबल होता है। ग्रॉस अमाउंट मतलब मान लीजिए एक्चुअली हमको डिविडेंड एक कंपनी से दे रहे हैं 20,000, लेकिन इनकम टैक्स अथॉरिटी बोलते हैं इनको, अब 20,000 देने से पहले 10% मतलब 2,000 टीडीएस काट के गौतम सर को दे दीजिएगा 18,000। तो मेरा कंपनी जहां इन्वेस्ट किए थे हमको 20,000 नहीं दिए, मेरा एक्चुअली 20,000 था, लेकिन टीडीएस काट के 2,000 हमको दिए, कितना? 18,000। तो मेरा इनकम 18,000 नहीं है, मेरी इनकम 20,000। फिर जब मैंने टोटल इनकम कैलकुलेशन करके टैक्स फाइलिंग करेंगे, उसमें उनको बोलेंगे ना, अरे भाई इस पे तो इनकम 2,000 आप टैक्स तो आप रख चुके हैं, तो उतना टीडीएस माइनस करके बाकी नेट टैक्स हम पे करेंगे। और टैक्स कैलकुलेशन के बाद जितना टीडीएस हमसे काटा गया था वो लेस करके बाकी टैक्स पे करेंगे, लेकिन इनकम में तो पूरा फीस दिखाएंगे ना। तो ये जो 20,000, इसको बोलते हैं ग्रॉस इंटरेस्ट या ग्रॉस डिविडेंड। तो डिविडेंड या इंटरेस्ट इसमें नेट दे रहे हैं, नेट आफ्टर टीडीएस। उसको ग्रॉस कैसे करोगे? फॉर्मूला लिखे, नेट इंटरेस्ट या डिविडेंड, डिविडेंड भी हो तो आफ्टर टीडीएस डिवाइड बाय 100 माइनस रेट ऑफ टीडी। मतलब हमको 18 मिला था नेट, अगर ग्रॉस 20,000 बोल दिया तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ग्रॉस 20,000 मिला, लेकिन मिला आफ्टर टीडीएस, तो मतलब नहीं है कितना टीडीएस काटे। ग्रॉस 20,000 तो 20 से लिख लोगे, लेकिन बोला नेट मिला था 18,000 आफ्टर टीडीएस, तो नेट डिवाइड बाई 100 माइनस टीडीएस का रेट 10% है ना। आप एक परसेंटेज कर लो, इंटू 100 कर लो, तो मतलब 18,000 बाई 90 इंटू 100 करो, देखो 20,000 आ जाता है। तो नेट जो मिला उससे डिवाइड करोगे, 100 से टीडीएस का रेट माइनस करोगे, फिर इंटू 100 कर लोगे। इससे इस कैलकुलेशन से आपको ग्रॉस मिल जाएगा, राइट। अब ये इंटरेस्ट कलेक्शन के लिए कुछ चार्जेस मेरा पे करना पड़ा, एक्सपेंसेस रिलेटिंग टू सच इनकम। कुछ एक्सपेंसेस लगा, वो माइनस कर देंगे, बाकी टैक्सेबल हो जाएगा। मैक्सिमम केस में अदर सोर्सेस में कुछ भी इनकम हो रहा है, उसमें इनकम से एक्सपेंसेस लेस करेंगे, एक दो छोड़ के बाकी सब जगह एक्सपेंसेस माइनस करेंगे, और बाकी इनकम मेरा टैक्सेबल इनकम हो जाएगा, राइट। कुछ केसेस में एक्सपेंसेस माइनस नहीं किया जाएगा, वो कहाँ है देख लेंगे। तो इंटरेस्ट और डिविडेंड हो गया। नाउ डिविडेंड इनकम क्या है? एक डिविडेंड फ्रॉम इंडियन कंपनी, कंपनी तो देता है ना, डिविडेंड फ्रॉम फॉरेन कंपनी, ये सारा टैक्सेबल हो जाएगा फुल्ली, जो भी ग्रॉस अमाउंट टैक्सेबल हो जाएगा, राइट। नेट दिया तो ग्रॉस फाइंड करोगे। और कुछ डिविडेंड होता है, डिम डिविडेंड होता है, लेकिन वो आप लोग का बेसिक कंसेप्ट है तो उसको देखना नहीं है। उसमें क्या रूल्स है वो हम लोग को अभी नहीं देखना है, और आगे जाके सीखोगे, मास्टर्स में या प्रोफेशनल में पढ़ोगे। अभी फिलहाल शॉर्टकट वे से सीखना है, जैसे 5 मार्क्स क्वेश्चन आए वो हम लोग का हो जाए। नेक्स्ट, अब कुछ इंटरेस्ट ना एग्जाम्प्टेड होता है, कुछ इंटरेस्ट इनकम एग्जाम्प्टेड होता है। क्या क्या इंटरेस्ट कुछ लिख के दिए, जिस तरह देता है ऐसे तो बहुत कुछ है, लेकिन कुछ एग्जाम्प्टेड आप लोग का क्वेश्चन में एक एक लिखे, इंटरेस्ट फ्रॉम, क्या लिखे? इंटरेस्ट फ्रॉम पोस्ट ऑफिस सेविंग्स डिपॉजिट।
लेकिन अगर सिंगल अकाउंट है, सेविंग्स अकाउंट खोलते हैं ना, सिंगल अकाउंट, जॉइंट अकाउंट, जॉइंट मतलब मी एंड माई वाइफ दोनों का मिला के एक जॉइंट अकाउंट है, तो अगर सेविंग्स अकाउंट है 3,500 रुपया तक एग्जाम्प्टेड है। अगर 5,000 मिला तो 1,500 टैक्सेबल हो जाएगा, और अगर 10,000 मिला तो 3,500 लेस करके 6,500 टैक्सेबल। लेकिन मिला 3,000 तो एग्जाम्प्टेड है, 3,500 तो एग्जाम्प्टेड टैक्सेबल नहीं हो जाएगा। और वही ज्वाइंट अकाउंट है तो अमाउंट डबल कर दो, 7,000 एग्जाम्प्टेड है, 7,000 से ऊपर होगा तो टैक्सेबल हो जाएगा अगर इंटरेस्ट पोस्ट ऑफिस से मिल रहा है तो। इंटरेस्ट मिला एसपीएफ, स्टैट्यूटरी प्रोविडेंट फंड, रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड, आरपीएफ तो सैलरी में आएगा तो इसमें टैक्सेबल नहीं आएगा, ठीक है। और कुछ गोल्ड डिपॉजिट बॉन्ड्स है इशूड अंडर गोल्ड मोनेटाइजेशन स्कीम 2015, अगर इस तरह कुछ इससे इंटरेस्ट मिला तो वो भी आपका एग्जाम्प्टेड हो जाएगा। ऐसे और भी कुछ है, लेकिन मैंने 2-3 याद रख लो। बाकी सारा इंटरेस्ट, हम किसी को बैंक में डिपॉजिट रखे इंटरेस्ट मिला, या आप किसी सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट किए थे इंटरेस्ट मिला, कंपनी का डिबेंचर में इन्वेस्ट किए थे इंटरेस्ट मिला, किसी को लोन दिए थे इंटरेस्ट, तो बाकी सारा इंटरेस्ट मेरा ये टैक्सेबल हो जाएगा। एक चीज, इंटरेस्ट मेरा बिजनेस तो नहीं है, जैसे बैंक का बिजनेस होता है ना, लोन देना लोन लेना, उसमें तो बैंक का बिजनेस इनकम हो जाता है। अगर मेरा एक लोन फाइनेंस देना लेना मेरा बिजनेस है तो इस केस में मेरा बिजनेस इनकम हो जाएगा, अदरवाइज वो मेरे लिए इंटरेस्ट इनकम हो जाएगा। क्लियर है? यस। नेक्स्ट, तो इंटरेस्ट और डिविडेंड ये हो गया आपका फर्स्ट पार्ट। सेकंड, गिफ्ट इनकम। सेकंड इनकम क्या लिखे? गिफ्ट। अगर गिफ्ट आपको मिला तो गिफ्ट भी टैक्सेबल होता है आपके लिए, ये तो फ्री में मिला लेकिन टैक्सेबल हो जाएगा। गिफ्ट तो विदाउट कंसिडरेशन होता है ना, तो इसमें टैक्सेबिलिटी क्या? कुछ गिफ्ट टैक्सेबल होता नहीं, याद रखोगे। कौन सा गिफ्ट? अगर रिलेटिव से गिफ्ट मिला, कौन रिलेटिव? नीचे हम लिखे, अगर रिलेटिव से गिफ्ट मिला, फादर मदर, हस्बैंड के लिए वाइफ स्पाउस, हस्बैंड के लिए वाइफ, वाइफ के लिए हस्बैंड, ठीक है, ये सब रिलेटिव होता है। और भी कुछ रिलेटिव होता है, नीचे हम बताएंगे कौन कौन रिलेटिव डिटेल्स। तो एक ध्यान में रखो, रिलेटिव से गिफ्ट मिला तो आपका टैक्सेबल नहीं है, एग्जाम्प्टेड है, ठीक है, लेकिन वही किसी और से मिलेगा तो टैक्सेबल हो जाएगा। और शादी में गिफ्ट मिला, हाँ, जिनका शादी हो रहा है, जिन लोगों का शादी हो रहा है, एक का तो शादी नहीं सकता है ऑब्वियसली, लड़की लड़का होगा तो ये दोनों को जितना गिफ्ट मिलता है, इन दोनों को जितना गिफ्ट, ठीक है ना, ब्राइड एंड ग्रूम, इन दोनों को जितना गिफ्ट मिलेगा उस मैरिज पार्टी में, जितना भी गिफ्ट इन दोनों को मिलेगा वो टैक्सेबल, वो एग्जाम्प्टेड है, उस पर कुछ भी टैक्स नहीं देना है। लेकिन मान लो शादी में, शादी हो रहे लड़का लड़की का, लेकिन उन लोग का पापा को, पेरेंट्स को गिफ्ट मिला, बोलो कि पेरेंट्स को देके गए लेकिन दिया तो लड़का लड़की को, तो फिर वो लड़का लड़की का माना जाएगा। लेकिन कोई आके बोला ठीक है ये मेरा लड़का लड़की के लिए, इनका फादर्स के लिए, तो फादर्स को जो मिला उनका तो शादी नहीं है ना, तो उनको जो मिला वो टैक्सेबल हो जाएगा, वो उस मैरिज गिफ्ट नहीं माना जाएगा। तो मैरिज गिफ्ट में क्या है, शादी में जिनका शादी हो रहा है उन लोगों को कितना भी करोड़ रुपया गिफ्ट दे, इसीलिए हम लोग दहेज नहीं बोलते, गिफ्ट बोलते, उनको शादी में देते ना। लड़का लोग बहुत चालाकी करके बोलता है कि अरे नहीं भाई हमको नहीं, आपका बेटी को दो। खैर, ये नहीं करना चाहिए। एनीवे, वो जो गिफ्ट दिया जाता है शादी में, लड़का लड़की को जितना गिफ्ट मिला वो उन लोग के लिए एग्जाम्प्टेड, उस पर कोई टैक्स नहीं देना होगा। तो अभी से प्लान कर लो, हर साल बर्थडे गिफ्ट नहीं देके एक साथ में शादी में गिफ्ट दे देना, वो भी खुश हो जाएंगे क्योंकि इतना सारे गिफ्ट एक साथ मिल गया। आपका शादी में भी मिलेगा, आप जब उनका शादी में दोगे तो आपका शादी में भी मिलेगा। नेक्स्ट वन, इसीलिए टैक्स पढ़ना जरूरी है। टैक्स पढ़ोगे तो बहुत कुछ टैक्स करके ना, टैक्स सीख के बेनिफिट उठा सकते हो पूरा अपना होल लाइफ, मतलब आगे जब इनकम करोगे तो भी तो टैक्स का बेनिफिट उठा पाओगे ना, टैक्स प्लान करके ठीक से। ओके, तो इतना गिफ्ट छोड़ो। अब कैश गिफ्ट मिला लेकिन इन ए ईयर अप टू 50,000, कैश गिफ्ट मतलब चेक हो या कैश हो, अगर कैश गिफ्ट मिला इन ए ईयर अप टू 50, एक इंडिविजुअल नहीं, बहुत सारे पर्सन से हजार हजार करके, मान लो 100 आदमी आपको गिफ्ट किए बर्थडे में, तो 1 लाख तो हो गया ना। तो इन ए ईयर अप टू 50,000 कैश गिफ्ट मिला तो एग्जाम्प्टेड है। लेकिन 1 रुपया कितना अशुभ हो जाता, हम लोग शुभ मानते हैं ना। अगर 50,000 1 रुपीज मिला तो 1 रुपी टैक्सेबल नहीं, पूरा 50,000 1 रुपी टैक्सेबल। अगर 50 से ओवर हो गया, फुल गिफ्ट रिसीव्ड इन कैश इज टैक्सेबल। तो ये लिख देते एक बार, इफ रिसीव्ड अबव 50,000, 50 से अबव, तो टोटल गिफ्ट इज टैक्सेबल, टोटल कैश गिफ्ट इज टैक्सेबल। मतलब
अगर 50,000 से अबव हो गया 51,000, पूरा 51,000 टैक्सेबल हो जाएगा, नहीं तो ये नहीं कि 50 से अबव 1,000 टैक्सेबल, नो। ओके, यस। नेक्स्ट, इसी तरह काइंड में कुछ भी गुड गिफ्ट मिल सकता है, कुछ एसेट्स आपको गिफ्ट मिला, तो इसमें दो चीज और, कैश गिफ्ट नहीं, काइंड्स में गिफ्ट मिला, तो पूरा ईआर में कैश गिफ्ट 50,000 से अबव मिला, हाँ रिलेटिव और मैरिज गिफ्ट में छोड़ के, ठीक है ना। अगर 50,000 से अबव मिला टोटल इन ईआर, या कितना भी पर्सन दे, वो 50 से अबव हो गया तो फुल्ली टैक्सेबल, और 50 या उससे नीचे है तो जीरो टैक्सेबल, ठीक है, एग्जाम्प्टेड हो जाएगा। इसी तरह इमूवेबल प्रॉपर्टी गिफ्ट मिला, इमूवेबल प्रॉपर्टी मतलब क्या होता है, जमीन और आपका फिर बिल्डिंग एटसेट्रा, इमूवेबल प्रॉपर्टी गिफ्ट मिला, तो अप टू 50,000 स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू गिफ्ट का है तो एग्जाम्प्टेड हो जाएगा। लेकिन 50 से अबव हो गया, जितना एक्सेस है वो टैक्सेबल होगा, इसमें पूरा नहीं। 50 से अबव है, मान लो 80,000 का गिफ्ट मिला तो 30 एक्सेस है ना, वो टैक्सेबल हो जाएगा, राइट। इसी तरह अगर मूवेबल प्रॉपर्टी गिफ्ट मिला, रिस्ट वॉच मिला, मोबाइल फोन मिला, ठीक है, इस तरह ज्वेलरी गिफ्ट मिला, तो मूवेबल प्रॉपर्टी गिफ्ट मिला, उसका मार्केट वैल्यू अगर 50 से ज्यादा है तो टैक्सेबल होगा फुल, फुल नहीं 50 से अबव जितना, लेकिन अप टू 50,000 मिला तो एग्जाम्प्टेड हो जाएगा। मतलब 3 50-50 लिमिट है। एक कैश गिफ्ट में भी अप टू 50,000 इन ईयर एग्जाम्प्टेड, लेकिन 50 से ज्यादा हो गया पूरा टैक्सेबल। बट अगर इमूवेबल प्रॉपर्टी मिला 50,000 तक उसका स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू है तो एग्जाम्प्टेड हो जाएगा, लेकिन 50 से अबव है 60 है तो 10,000 ज्यादा वो टैक्सेबल हो जाएगा, ठीक है। इसमें डिफरेंस है थोड़ा कैश गिफ्ट से। इसी तरह मूवेबल प्रॉपर्टी गिफ्ट मिला तो उसमें मार्केट वैल्यू 50,000 तक एग्जाम्प्टेड है, लेकिन 50 से ज्यादा मिल गया तो जितना एक्स्ट्रा 50,000 से वो आपके लिए टैक्सेबल हो जाएगा, ठीक है। क्या होगा, अगर 50 से ज्यादा मिला, जितना एक्स्ट्रा 50 से वो टैक्सेबल हो जाएगा, राइट। ओके, ये था गिफ्ट के लिए रूल्स। अब देखते हैं इस गिफ्ट में, बोलते ना मैरिज, सॉरी मैरिज गिफ्ट तो नहीं, रिलेटिव्स, रिलेटिव से मिलने से क्या होता है, एग्जाम्प्टेड हो जाता है। तो कौन कौन रिलेटिव में आएगा, कौन कौन रिलेटिव में आएगा, एक तो हो गया स्पाउस, एक हो गया स्पाउस मतलब हस्बैंड के लिए वाइफ, वाइफ के लिए हस्बैंड। फॉर एन इंडिविजुअल, मान लो मी, मेरा वाइफ मेरे लिए मेरा स्पाउस, तो वो रिलेटिव माना जाएगा। फिर मेरा ब्रदर्स एंड सिस्टर, मतलब माई ब्रदर एंड सिस्टर, मेरा दीदी या बहन या भाई या दादा, वो मेरे लिए क्या है, रिलेटिव माना जाएगा। लेकिन मेरा स्पाउस का ब्रदर सिस्टर, मतलब ब्रदर इन लॉ एंड सिस्टर इन लॉ, माई वाइफ उनका ब्रदर सिस्टर, वो भी मेरे लिए रिलेटिव माना जाएगा। फिर ब्रदर एंड सिस्टर ऑफ पेरेंट्स, ठीक है, मेरा मेरा पेरेंट्स, यस मेरा पेरेंट्स भी होगा रिलेटिव, ये मैंने नहीं लिखे थे। पेरेंट्स ऑफ मी है ना, मेरा इंडिविजुअल, मेरा पेरेंट्स, ये भी मेरे लिए रिलेटिव हो जाएगा। और ब्रदर एंड सिस्टर्स ऑफ पेरेंट्स, ये भी मेरे लिए रिलेटिव हो जाएगा। और पेरेंट्स ऑफ स्पाउस, वो भी मेरा रिलेटिव हो जाएगा। पेरेंट्स ऑफ स्पाउस, वो भी मेरा रिलेटिव आ जाएगा। मैंने दो चीज लिखना भूल गए थे, ठीक है। नेक्स्ट, एनी लिनियल असेंडेंट एंड डिसेंडेंट, ये एक्चुअली पेरेंट्स इसी में आ जाता है, इसीलिए प्रॉब्लम नहीं लिखे। एनी लिनियल असेंडेंट डिसेंडेंट ऑफ इंडिविजुअल, मेरा असेंडेंट मतलब क्या होता है, मेरा फादर, मेरा फादर का फादर, ग्रैंडफादर, ये असेंडेंट। डिसेंडेंट मेरा लड़का, लड़का का लड़की, लड़की लड़की, लड़की का लड़का लड़की, ये सब मेरा डिसेंडेंट। मेरा ऊपर वाला और मेरा नीचे वाला एक लाइन में, ये सबको बोलते हैं लीनियल असेंडेंट डिसेंडेंट। ये भी मेरा रिलेटिव्स हो जाएगा, मतलब मेरा फादर, मेरा ग्रैंडफादर, मेरा मदर, है ना, ये सब मेरा रिलेटिव्स हो जाएगा। इसी तरह एनी लिनियल असेंडेंट डिसेंडेंट ऑफ स्पाउस, मतलब माय वाइफ, उनका उनका एसेंडेंट डिसेंडेंट, डिसेंडेंट तो मेरा लड़का लड़की हो रहा है, लेकिन उनका एसेंडेंट जो है ना, वो भी मेरा रिलेटिव, मतलब उनका फादर का फादर, ये हो जाएगा। आगे आ जाते, स्पाउस ऑफ, ये जो सब लिखे ना, मतलब सबका स्पाउस भी हो जाएगा। हाँ, 1 छोड़ के 2 से लेके आगे 6 जितना लिखे, मतलब ब्रदर सिस्टर है तो उनका हस्बैंड वाइफ, ब्रदर है तो उनका वाइफ, सिस्टर है तो उनका हस्बैंड, ठीक है। मेरा भाई, उनका वाइफ, या मेरा सिस्टर, उनका हस्बैंड, वो भी रिलेटिव हो जाएगा। फिर सेकंड, ब्रदर सिस्टर्स, यहाँ लिखे थे ब्रदर सिस्टर स्पाउस, मतलब ब्रदर इन लॉ, सिस्टर इन लॉ, उन लोग का भी हस्बैंड मेरे लिए रिलेटिव हो जाएगा। मेरा पेरेंट्स था, उनका ब्रदर सिस्टर, तो उन लोग का जो स्पाउस है वो भी मेरे लिए क्या हो जाएगा, रिलेटिव हो जाएगा। इस तरह या मेरा लिनियल असेंडेंट, असेंडेंट है फादर, उनका वाइफ मतलब मेरा मम्मी है,
है ना, वो सब हो जाएगा। बस सबका स्पाउस इसमें कंसिडर करोगे। बोलो बोलो, समझ में आया? तो इन सबको रिलेटिव बोलोगे। इनसे गिफ्ट मिला तो एग्जाम्प्टेड, एक भी रुपया टैक्स नहीं देना होगा, चाहे वो शादी में गिफ्ट दे, चाहे कोई भी ओकेजन में गिफ्ट दे, या ऐसे गिफ्ट दे। ठीक है ना, होता है ना कभी कभी फादर विल करके चला गया ये प्रॉपर्टी आपके नाम पे, तो आपको तो गिफ्ट मिल गया। तो ये सब केस में वो तो रिलेटिव से गिफ्ट मिल रहा है, तो आपके लिए एग्जाम्प्टेड हो जाएगा। बोलो समझ में आया? यस सर। नेक्स्ट, अब आ जाते नेक्स्ट पॉइंट, कैजुअल इनकम। तो फर्स्ट हम लोग इंटरेस्ट डिविडेंड लिखे डिस्कस किए, फिर गिफ्ट डिस्कस किए, थर्ड कैजुअल इनकम। कैजुअल इनकम में इनकम फ्रॉम लॉटरी, लॉटरी इनकम, गेम शो, रियलिटी शो होता है ना, ये सब, ये जो बिग बॉस एटसेट्रा, ये सारा इनकम कैजुअल इनकम माना जाता है, वो आपका अदर सोर्सेस में आएगा। ठीक है, यस सर। नाउ इसमें टैक्सेबिलिटी क्या होता है ना, ग्रॉस इनकम, जितना टोटल ग्रॉस इनकम मिला, लॉटरी जितना विन किए, अगर 2 करोड़ का लॉटरी विन किए, 2 करोड़ मेरे लिए टैक्सेबल, उसके लिए एक साल में कितना लॉटरी खरीदे थे, कितना खर्चा हुआ था, एक भी रुपया एक्सपेंसेस अलाउ नहीं होगा। क्या बोले? क्या बोले? इफ रिसीव्ड नेट आफ्टर टीडीएस, तो इस केस में ग्रॉस फाइन करोगे, नेट कितना मिला लॉटरी इनकम डिवाइड बाय 100 माइनस टीडीएस रेट इनटू 100 करोगे, तो इससे आ जाएगा इनकम। समझ में आया? ओके, यस। नेक्स्ट, नो एक्सपेंसेस आर अलाउड एज डिडक्शन, कोई भी एक्सपेंसेस अलाउ नहीं किया जाएगा एज डिडक्शन। इसमें कोई भी एक्सपेंसेस डिडक्शन अलाउ नहीं करोगे। लॉटरी खरीदे, कितना भी कैसा पैसा खर्चा किए, वो एक्सपेंसेस अलाउ नहीं किया जाएगा। रियलिटी शो केबीसी में चले गए, दो मतलब 1 करोड़ विन करके आए, और आप अपना रिलेटिव को लेके गए थे, चले एक बार अमिताभ बच्चन से मीट होगा, तो आप फ्लाइट में गए, अच्छा ड्रेस बनाए, वहां 2 दिन स्टे किए, ऐसे उन लोगों ने देता है। फिर भी आप अलग से अपना कुछ रिलेटिव एक्स्ट्रा लेके गए, तो उनका तो खर्चा आप बियर किए ना। तो एक्सपेंसेस कितना भी करो, वो एक्सपेंसेस अलाउ नहीं किया जाएगा। राइट, समझ में आया? तो टोटल ग्रॉस इनकम टैक्सेबल हो जाएगा। नेक्स्ट, अगर यही इनकम ओनिंग एंड मेंटेनिंग हॉर्स रेस होता है, हॉर्स रेस में बेटिंग करोगे, तो एक्सपेंसेस अलाउ नहीं किया जाएगा। लेकिन अगर इनके सब ओनिंग एंड मेंटेनिंग हॉर्स रेस, मतलब आपका आपका हॉर्स है, आप जॉकी रखे, हॉर्स को ट्रेंड किए, अब हॉर्स रेस में पार्टिसिपेट करते हो, तो मतलब कि आप मेंटेन कर रहे हो ना हॉर्स रेस, ओन कर रहे हो हॉर्स, और इसको मेंटेन भी कर रहे हो और पार्टिसिपेट करते हो, इससे आप प्राइज मनी विन करते हो। ये जो विन किए, इसमें अगर लॉस हो रहे, एक्सपेंसेस हो रहे, वो माइनस करोगे, कहीं पे विन किए, कहीं पे लॉस हुआ, तो विन के कितना इनकम, लॉस माइनस कर दो नेट इनकम, इस केस में एक्सपेंसेस लॉसेस माइनस किया जाएगा। सिर्फ इस केस में ओनिंग मेंटेनिंग हॉर्स रेस, तो एक्सपेंसेस लेस करके नेट टैक्सेबल इनकम दिखाओगे। लेकिन अगर अदर लॉटरी, गेम्स हो, व्हाट एवर इनकम, उसमें कोई एक्सपेंसेस लेस नहीं करोगे, ग्रॉस इनकम टैक्सेबल। राइट, यस सर। ये भी अदर सोर्सेस में। फिर नेक्स्ट, अदर सोर्सेस इनकम में और क्या, रेंट फ्रॉम एसेट्स अदर देन हाउस, हाउस तो लेटा, हाउस तो आपका हाउस प्रॉपर्टी हो जाएगा ना। हाउस छोड़ के आपका घर में एक फर्नीचर है, कोई आदमी बोला हमको 5 दिन के लिए फर्नीचर दीजिए ना, मेरा घर में प्रोग्राम हो रहा है, ये फर्नीचर 5, या आपका कार दे दीजिए ना 5 दिन के लिए, मेरा घर में कुछ शादी हो रहा है, तो उसमें बहुत सारे रिलेटिव आएगा, आपका कार यूज करेंगे, रहेंगे, रखेंगे तो ठीक रहेगा। विलेज साइड में ये सब होता रहता है। तो उसमें जो अर्न किया, उनका तो इनका तो बिजनेस नहीं है ना, वो इनकम इसमें आ जाएगा। सबलेटिंग मतलब एक घर भाड़ा पे लिए, फिर किसी और को भाड़ा पे दे दिए, मंथली 5,000 जिनको भाड़ा, जिनसे लिए वो 5,000 करके भाड़ा पे लिए, और किसी और को 8,000 में दे दिए, बीच में 3,000 मेरा कमाई हो रहा है। तो इस सभी आधार सोर्सेस में दिखा दोगे। इनकम रिसिप्ट कितना मिला, उससे लेस कर दोगे, उस पर्पस में कितना खर्चा किए, है ना, माइनस करोगे, टैक्सेबल इनकम हो जाएगा। राइट, यस सर। नेक्स्ट, अब अदर इनकम, कुछ और इनकम है जो इसमें टैक्सेबल होता है अदर सोर्सेस में। क्या, अगर लाइफ इंश्योरेंस का आप एजेंट हो, आपको कमीशन मिला, तो ये अदर सोर्सेस में आ जाएगा। ट्यूशन पढ़ाते हो, तो इसमें जो भी अर्न किए, तो अदर सोर्सेस में आ जाएगा। ध्यान देखना, अगर आपका ट्यूशन सेंटर है रजिस्टर्ड, अब तो बिजनेस प्रोफेशन, अदरवाइज अदर सोर्सेस में। रॉयल्टी रिसीव किए, मैंने बुक लिखे, और आपका ये बुक पब्लिश हुआ, कहां से, लॉ पॉइंट से, अकाउंट्स बुक पब्लिश किए, लॉ पॉइंट हमको रॉयल्टी देता है। ये जो रॉयल्टी देता है, ये रॉयल्टी मेरे लिए क्या है, मेरे लिए अदर सोर्सेस इनकम। राइट, यस। कोई कोई मेडिसिन इन्वेंट किए, पेटेंट आ गया, कोई मेडिसिन शॉप, मेडिसिन मैन्युफैक्चरर कंपनी, उनको बोला आपका पेटेंट हमको यूज करने दिए, उससे मेडिसिन बनाएंगे, आपको इतना रुपया दे रहे, वो रॉयल्टी, तो रॉयल्टी उनके लिए अदर सोर्सेस इनकम हो जाएगा। राइट, यस सर। नेक्स्ट,
फीस फॉर अटेंडिंग मीटिंग बाय डायरेक्टर्स लोगों ने मीटिंग अटेंड करते हैं, उसमें जो फीस मिलता है वो भी क्या कहाँ आएगा, लिखोगे बोलो अदर सोर्सेस में, राइट, यस सर। फिर फीस, फीस का बात आया तो फीस पहले लिख ले। फीस फॉर पेपर सेटिंग एंड एग्जामिनेशन, एग्जामिनर्स फीस। आप लोग जो एग्जाम दोगे इसका कॉपी कोई ना कोई चेक करेगा ना, एग्जामिनर्स कॉपी चेक करेगा, उनको इसके लिए फीस मिलता है, वो अदर सोर्सेस में आएगा। लेकिन हाँ, सेम कॉलेज का एग्जामिनेशन का पेपर्स है तो वो नहीं आएगा। लेकिन यूनिवर्सिटी एग्जाम ले रहे हैं और आपका प्रोफेसर तो किसी कॉलेज का है, तो लेकिन यूनिवर्सिटी सब कॉलेज का प्रोफेसर को दे रहे हैं ना कॉपी चेक करने, तो इसमें इनका अदर सोर्सेस इनकम। या पेपर सेट किए कोई एग्जामिनर, कोई पेपर सेटर था, उनको जितना फीस मिला ये सब अदर सोर्सेस में आ जाएगा। बोलो क्लियर है? सैलरी ऑफ एमपी एमएलए बोले थे पहले, अदर सोर्सेस में जितना सैलरी मिला। पार्ट टाइम लेक्चरर फीस, हम कहीं पे पार्ट टाइम कॉलेज ज्वाइन कर लिए, उसमें लेक्चर फीस जो मिलता है और जितना लेक्चर देंगे उतना ही मिलेगा, ये नहीं कि फिक्स मिलते जाएगा, नहीं। तो पार्ट टाइम लेक्चरर फीस ये भी अदर सोर्सेस में आएगा। और एक चीज जिसमें थोड़ा कैलकुलेशन होता है, दैट इज फैमिली पेंशन रिसिप्ट। मतलब पेंशन किसको मिलता है? रिटायर्ड एम्प्लॉय को मिलता है, उनका डेथ हो गया तो उनका उनका घर में और किसी को मिल रहा है, ठीक है ना, उनका वाइफ को मिल रहा है, तो पेंशन जो मिल रहा है वो आपका फैमिली पेंशन हो गया। उसमें टैक्सेबिलिटी कितना, जितना पेंशन मिला देख लो, उससे डिडक्शन लेस करोगे। सेक्शन याद है तो करो, 57 टू ए, मतलब 57 सेकेंड ए, ओके, रोमन 2A। और इसमें दो ऑप्शन है, जो लोएस्ट कितना, ये जो मिला इसका 1/3 करोगे, 1/3 ऑफ पेंशन। और एक लिमिट है 15,000, कितना, अगर मिला, मान लो आपको मिला फैमिली पेंशन कितना से 30,000, तो 30,000 का 1/3 करोगे, 1/3 ऑफ 30 मतलब 10,000, कितना होता है 10,000। और 15,000 इसमें लोएस्ट कितना 10,000, तो 10 रिडक्शन करोगे, बाकी 20 टैक्सेबल, ओके। अगर मिल गया मान लो 60,000, तो 60 का 1/3 कितना होता है 20,000, 60 का 1/3 20,000 और लिमिट 15, तो लोएस्ट कितना 15, 15 माइनस कर दोगे, बैलेंस 45 टैक्सेबल हो जाएगा। बस ये पेंशन के लिए रूल्स है। क्या रूल्स है? जितना पेंशन मिला प्रीवियस ईयर में देख लो, और उससे क्या लेस करोगे, उससे लेस करोगे लिस्ट ऑफ टू, एक 1/3 ऑफ पेंशन और मैक्सिमम लिमिट 15, जो लोएस्ट माइनस करोगे, बाकी टैक्सेबल हो जाएगा। बस इस तरह कुछ भी इनकम दे रहे अदर सोर्सेस में दिखाते जाओ, सबको जोड़ लोगे, आ जाएगा आपका इनकम। क्लियर? अब हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करते, इस चैप्टर से क्वेश्चन कुछ दिया हुआ है उसको हम लोग सॉल्व करेंगे, राइट। अच्छा देख लेते, एक मिनट, हम क्वेश्चन नहीं अपलोड करते, एक बार क्वेश्चन पेपर ही एक बार अपलोड करते, टैक्स 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 सजेशन। अदर सोर्सेस एकदम लास्ट होगा। अब ये होने से ना इसके बाद सब लेंथी चैप्टर्स है, बिजनेस प्रोफेशन, सैलरी, हाउस प्रॉपर्टी, बस 3 और बचेगा। वो 3 लेंथी है, लेकिन हाँ कोशिश करेंगे जितना कवर करने का। यस, क्वेश्चन 1 ये हम डिस्कस कर ले। अच्छा एक दो क्वेश्चन कर देंगे फिर भी, फर्स्ट क्वेश्चन डिस्कस कर लेते फिर फटाफट करते जाएंगे। फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन, फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन, from the following information relating to assessment year 24-25 compute income from other sources, ठीक है ना। फैमिली पेंशन रिसिप्ट 3,500 मंथली, तो 3,500 इंटू 12 टोटल पेंशन हो जाएगा। उससे लेस करोगे 1/3 ऑफ टोटल पेंशन और 15,000 जो लोअर लेस करोगे, बाकी टैक्सेबल, राइट, यस। सेकंड, डिविडेंड मिला, डिविडेंड इंडियन कंपनी फुल्ली टैक्सेबल, ठीक है, 5,000 पूरा टैक्सेबल हो जाएगा। रेमुनेशन फॉर एज एन एग्जामिनर, बोलो ना एग्जामिनर फीस मिला, पेपर सेटिंग एक्सेट्रा, ये भी फुल्ली टैक्सेबल। और इंटरेस्ट ऑन एनएससी ये भी टैक्सेबल हो जाएगा, इंटरेस्ट अक्रूड है तो भी क्या है, इंटरेस्ट इनकम है, टैक्सेबल हो जाएगा। तो बस जितना टैक्सेबल जोड़ लोगे, और पेंशन में 1/3 और 15 जो लोएस्ट माइनस करोगे, सबको जोड़ लेना, हो जाएगा आपका टैक्सेबल इनकम। ओके, नेक्स्ट एक बार डिस्कस कर लेते फिर हम लोग टोटल करेंगे। सेकेंड, ये 2019 ऑनर्स का क्वेश्चन क्या आया था, इम्तियाज सबमिटेड द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स ऑफ इनकम एंड आउटगोइंग्स फॉर प्रीवियस ईयर 22-24। लॉटरी इनकम मिला 84,000, लेकिन नेट आफ्टर टीडीएस 30 मिला,
मतलब ये जो मिला 70% मिला ना, 100 माइनस 30, तो 84,000 डिवाइड बाय 70 इंटू 100 करोगे तो ग्रॉस आ जाएगा लॉटरी इनकम। वो इनकम दिखाना है और इसमें कितना भी खर्चा माइनस नहीं करोगे। यस सर। ये भी अदर सोर्सेस। नेक्स्ट, रेंट फ्रॉम सबलेटिंग, ये भी आएगा। सबलेटिंग से मिला 1,08,000, उसके लिए खर्चा लगा 1800 माइनस करोगे, और रेंट पे किए, हाँ इंश्योरेंस पे किए, इसके लिए भी माइनस कर दोगे, और लैंडलॉर्ड सबलेटिंग मतलब पहले रेंट पे लिए थे उनको उनको भी रेंट पे किए, ये सारा खर्चा माइनस कर दोगे, बाकी टैक्सेबल हो जाएगा। क्या बोले थे, इनकम माइनस एक्सपेंसेस। यस सर। नेक्स्ट, डिविडेंड मिला, चाहे इंडियन कंपनी चाहे फॉरेन, सारा टैक्सेबल हो जाएगा। अगर टीडीएस काट के देता तो ग्रॉस लिखते, इसमें कुछ बोला नहीं, मान लोगे ग्रॉस, राइट। तो कंप्यूट इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस, ठीक है ना। एकदम इजी क्वेश्चन देता है 5 मार्क्स में, इस तरह क्वेश्चन ये सब आया हुआ है। 5 मार्क्स कंफर्म आपको मिलेगा, कंफर्म मिलेगा आपको। हम फिर भी कुछ करके देंगे, डिस्कस कर लेते हैं, 5-6 क्वेश्चन है तो डिस्कस कर ले। नेक्स्ट क्वेश्चन 3, इसमें विनिंग फ्रॉम लॉटरी 1,40,000 नेट मिला आफ्टर टीडीएस 30, तो क्या करोगे, 1,40,000 डिवाइड बाय 30 मतलब 70% मिला, 1,40,000 डिवाइड बाय 70 इंटू 100 तो ग्रॉस आ जाएगा, 2 लाख आ जाएगा, ठीक है, 2 लाख टैक्सेबल हो जाएगा। एक्सपेंसेस फॉर परचेज ऑफ लॉटरी दिया है 2,000, कोई खर्चा माइनस नहीं करोगे, बोलते ना लॉटरी गेम शो, कोई एक्सपेंसेस माइनस नहीं करना। नेक्स्ट, 40,000 इंटरेस्ट मिला गवर्नमेंट सिक्योरिटी से, 4,000 टूवर्ड्स कलेक्शन चार्जेस पे किए, तो 40 में से 4 लेस करोगे, एक्सपेंसेस माइनस करके टैक्सेबल हो जाएगा। इंटरेस्ट फुल्ली टैक्सेबल हो जाएगा, पोस्ट ऑफिस सेविंग्स डिपॉजिट होने से अलग बात है। डिविडेंड फ्रॉम टाटा स्टील इंडियन कंपनी फुल्ली टैक्सेबल। फैमिली पेंशन 48,000 मिला ना, अभी तो किए थे, तो 48 का 1/3 करोगे और 15,000, बोलो 1/3 ऑफ 48 कितना होता है, 16,000, तो या 16,000, और 15 में से लोएस्ट कितना 15, तो 48 से 15 लेस करोगे, बाकी टैक्सेबल हो जाएगा। एग्रीकल्चर इनकम आउटसाइड इंडिया फ्रॉम बांग्लादेश, यस अदर सोर्सेस, बस जितना इनकम आ रहा है जोड़ लोगे, आ जाएगा टैक्सेबल इनकम। एकदम इजी चैप्टर है ना। क्वेश्चन जो देता है आप लोग का ऐसे बहुत डिटेल्स है इसमें, हम तो सिर्फ जिस पैटर्न का क्वेश्चन आता है उस टाइप का कुछ लिख के दिए, समझ में आया। यस सर। आगे बढ़ते 4, डिविडेंड फ्रॉम फॉरेन कंपनी फुल्ली टैक्सेबल, डिविडेंड इंडियन कंपनी फुल्ली टैक्सेबल। वही फैमिली पेंशन रिसीव किए 14,000 मंथली इंटू 12 करो, फिर उसका 1/3 और 15,000, 15 ही लोएस्ट आएगा, माइनस करोगे टैक्सेबल हो जाएगा, राइट। रेंट फ्रॉम सबलेटिंग अभी तो डिस्कस किए, मिला कितना 35,000, उससे लेस करो रेंट पेड टू लैंडलॉर्ड 20,000, और हाउस हाउस एक्सपेंसेस और कुछ पे किए 7,500, माइनस करोगे टैक्सेबल हो जाएगा, बस ऐड कर लोगे टैक्सेबल इनकम। और ये 22 ऑनर्स में आया था, रिसेंटली आया वो क्वेश्चन, ठीक है ना। यस सर। 5, बस 6 क्वेश्चन है, ये डिस्कस कर लेते हैं और फिर 2-3 क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे, राइट। यस सर। क्वेश्चन 5, फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स कंप्यूट इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस असेसमेंट ईयर। डिविडेंड फ्रॉम फॉरेन कंपनी फुल्ली टैक्सेबल। फैमिली पेंशन, ये तो अभी जितना क्वेश्चन है सब में देखो फैमिली पेंशन दे रहे, 12,000 मंथली इंटू 12 टोटल, 1/3 और 15,000, तो 15 लोएस्ट है, माइनस कर दोगे, बाकी टैक्सेबल। इंटरेस्ट ऑन एसबीआई, एफडी ऑन एसबीआई टैक्सेबल, बट पोस्ट ऑफिस सेविंग्स डिपॉजिट था तो इसमें 6,000 है, बोला नहीं कितना ज्वाइंट था, यानी ज्वाइंट अकाउंट नहीं मानोगे, तो 3,500 से एक्स्ट्रा जितना हो टैक्सेबल हो जाएगा। बस ये 22 जनरल में आया था 5 मार्क्स में। कितना आसान क्वेश्चन देता है, तो 5 मार्क्स क्वेश्चन आपको श्योर मिल जाएगा ना। क्वेश्चन 6, फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स कंप्यूट इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस। एग्रीकल्चर इनकम नेपाल फुल्ली टैक्सेबल। प्राइवेट ट्यूशन फीस मिला 48,000, उससे एक्सपेंसेस से माइनस कर दोगे, ट्यूशन पढ़ाने के लिए खर्चा भी तो लगता है, जाना पड़ता है ना, एक्सपेंसेस माइनस करोगे, बाकी टैक्सेबल। इंटरेस्ट ऑन यूआरपीएफ, ये टैक्सेबल हो जाएगा, अनरिकॉग्नाइज है, रिकॉग्नाइज होता तो नहीं होता। अच्छा, इंटरेस्ट फ्रॉम यूआरपीएफ, लेकिन पूरा नहीं, इसमें से एक पार्ट आएगा सैलरी में और एक पार्ट आएगा अदर सोर्सेस में। क्या आएगा ये क्वेश्चन करके देंगे, ये मैंने नहीं बताए थे, इस सैलरी में जनरली डिस्कस करते हैं हम। इक्वाली कंट्रीब्यूट, तो ओनली एम्प्लॉइज कंट्रीब्यूशन कितना था उसमें से इंटरेस्ट है ना। ओके, इसमें ही एंड हिज एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूट इक्वाली टू यूआरपीएफ। अनरिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड में उनका एम्प्लॉयर भी कुछ कंट्रीब्यूट किए थे, एम्प्लॉय भी, तो एम्प्लॉयर जो कंट्रीब्यूट किए थे उसमें से जो इंटरेस्ट उस सैलरी में आएगा, लेकिन एम्प्लॉय खुद जो कंट्रीब्यूट किए थे वो आएगा अदर सोर्सेस में। तो बोलो अगर इक्वाली किए तो 50,000 का हाफ एम्प्लॉयर
एम्प्लॉयज ओन कंट्रीब्यूशन, हाफ इंटरेस्ट हो जाएगा ना, दोनों इक्वाली कंट्रीब्यूट किए थे तो इंटरेस्ट भी तो टोटल पे आया था, हाफ एम्प्लॉयज पे, एम्प्लॉयज को सॉरी एम्प्लॉयज कंट्रीब्यूशन पे आया और हाफ एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन पे आया, तो हाफ जो एम्प्लॉयज कंट्रीब्यूशन वो आपका अदर सोर्सेस में आ जाएगा। ओके, ये ध्यान में रखना यूआरपीएफ में क्या होगा। नेक्स्ट, सेल ऑफ वाइल्ड ग्रास, बोले थे ना ये अदर सोर्सेस होता है, 12,000 खर्चा 2,000 माइनस करोगे बाकी टैक्सेबल हो जाएगा। एंड कैश गिफ्ट मिला 25,000 फ्रॉम ए फ्रेंड बर्थडे गिफ्ट, लेकिन क्या बोले थे, इन ए ईयर अगर गिफ्ट मिलता है, इन ए ईयर अगर गिफ्ट मिलता है अप टू 50,000, एक ही तो गिफ्ट मिला ना, ये 50 से कम है इसीलिए एग्जाम्प्टेड हो जाएगा, लेकिन यही गिफ्ट अगर 50 से ज्यादा हो जाता तो पूरा टैक्सेबल हो जाता। फिर एक इनको मिला टीवी रियलिटी शो से, एक कैजुअल इनकम, टीवी रियलिटी शो से इनकम मिला, विन किए, है ना, तो उस विन जो विन किए 35 नेट मिला आफ्टर टीडीएस, तो ग्रॉस कितना मिला ऐड कर लोगे आ जाएगा। ओके, यस, ये सारा क्वेश्चन था। अब हम इसमें से 2-3 क्वेश्चन डिस्कस कर देंगे, क्यों एक ही जैसा क्वेश्चन है ना, 2-3 क्वेश्चन, इसमें से 6 क्वेश्चन है ना, एक एक छोड़ के सॉल्व कर देंगे। यस, तो हम लोग का ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। तो आज एक चैप्टर और सीख लिए, बस 1-2 क्वेश्चन सिर्फ सॉल्व करके दिखा देते कैसे करोगे। क्वेश्चन 1 ही कर लेते या क्वेश्चन 2 करे? क्वेश्चन 1 तो इजी है, एक कर लेना, क्वेश्चन 2 कर देते। क्वेश्चन 2 सब एक ही जैसा है, लिखोगे कंप्यूटेशन ऑफ इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस, ऑफ, इसमें कौन था पर्सन, इम्तियाज, ऑफ इम्तियाज फॉर द असेसमेंट ईयर, फॉर द असेसमेंट ईयर। यस, आप लोग का असेसमेंट ईयर ऑलवेज 2024-25, आगे लिख सकते हो रिलेटिंग टू प्रीवियस ईयर 23-24, एटलीस्ट इतना तो लिख हो गया। और 2 कॉलम, कहीं पे कुछ एग्जाम डिडक्शन एक्सेट्रा हो रहा है माइनस करके आउट ऑफ कॉलम लिखते जाओगे, एक एक करके पढ़ते जाओ, अगर अदर सोर्सेस में आता है तो लिखते जाओ। ठीक है, फर्स्ट लॉटरी इनकम, लॉटरी इनकम, लेकिन इसमें नेट मिला था बट टैक्सेबल होता है ग्रॉस। नेट कितना मिला 84,000, नेट कितना मिला 84,000, और इनसे टीडीएस काट लिए थे 30, तो 100 माइनस 30 मतलब 70% मिला, तो इनटू 100 करो 7/12, तो 1,20,000 होता है। कितना होता है 1,20,000। ठीक है, तो ग्रॉस सैलरी, ग्रॉस लॉटरी इनकम था 1,20,000, इसमें कुछ खर्चा होता तो माइनस नहीं करते, इसलिए आउट ऑफ कॉलम लिख लिए। समझ में आया बोलो? नेट दिया था तो ग्रॉस कर लोगे, ग्रॉस दे देगा तो कुछ कैलकुलेशन ही उतना ही लिख लोगे। सेकंड, रेंट फ्रॉम सबलेटिंग, तो इसमें से कुछ माइनस करेंगे, रेंट फ्रॉम सबलेटिंग, कितना रेंट मिला 1,08,000 टोटल बोल दिए, मंथली देता तो 12 से इंटू करके रिसीव कर दिखाते। इसमें रेंट फ्रॉम सबलेटिंग ऑफ हाउस कितना, सबलेटिंग ऑफ हाउस, हाउ मच रेंट रिसिव्ड 1,08,000, तो इसमें लेस कर दो, इसमें रेंट कलेक्शन चार्जेस, कलेक्शन करने के लिए चार्जेस पे करना पड़ा कितना 1,800, ये भी लेस करेंगे। फिर इंश्योरेंस प्रीमियम, प्रॉपर्टी के लिए इंश्योरेंस भी किए थे, इंश्योरेंस प्रीमियम पे किए, कितना पे किए इंश्योरेंस प्रीमियम 4,800, और लैंडलॉर्ड को रेंट पे किए, रेंट पेड टू लैंडलॉर्ड, सबलेट किया, पहले लिए थे किसी से फिर किसी और को दिए ना, तो रेंट टू लैंडलॉर्ड मतलब मेन जो ओनर है, लैंडलॉर्ड को कितना रेंट पे किए ना, लैंडलॉर्ड को पे किए कितना 84,000, तो अब ये तीनों माइनस कर दो। ठीक है ना, तो बोलो टोटल कितना आया था, टोटल आया था आपका, एक मिनट एक मिनट एक मिनट, टोटल आया था 1,08,000, टोटल कितना 1,08,000, इससे माइनस कर दो कितना 1,800,
फिर माइनस कर दो, कितना माइनस करोगे 4800, फिर माइनस करोगे कितना 84,000, तो होता है 17,000, कितना 17,400, 17,400, ये आपका टैक्सेबल इनकम सबलेटिंग का। ठीक है, इनकम माइनस एक्सपेंसेस, बाकी टैक्सेबल हो गया। सी नेक्स्ट इनकम क्या दे रहे हैं, नेक्स्ट बोल रहा है डिविडेंड फ्रॉम एबीपीएल इंडियन कंपनी, अब फुल्ली टैक्सेबल लिख दो, अगर टीडीएस काट के मिलता ग्रॉस लिखते, डिविडेंड फ्रॉम इंडियन कंपनी, चाहे इंडियन कंपनी हो चाहे फॉरेन कंपनी हो, डिविडेंड फुल्ली टैक्सेबल 24,000। ठीक है, यस। नेक्स्ट फिर दे रहे हैं डिविडेंड फ्रॉम जॉनसन एंड जॉनसन लिमिटेड फॉरेन कंपनी, ये भी फुल्ली टैक्सेबल। डी डिविडेंड फ्रॉम फॉरेन कंपनी, ठीक है, और फॉरेन कंपनी से डिविडेंड मिला 72,000, कुछ टीडीएस नहीं दिए, तो बस ग्रॉस इतना ही हो गया, बस जोड़ लो, यही सारा इनकम दिया था। इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस, ये हो जाएगा इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस, राइट। यस, सबको ऐड कर लो, कितना आ रहा है बोलो। पहले तो 1,20,000 था, ठीक है, कितना 1,20,000 प्लस फिर 17,400 प्लस 96,000 प्लस 96,000, ये लास्ट टू जोड़ने से कितना हो रहा है 96,000, तो ये सबको ऐड करने से आ रहा है कितना आ रहा है 2,33,400, यस 2,33,400, ये हो गया आपका इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस। बस इस तरह क्वेश्चन 5 मार्क्स में देता है, ये आया था 2019 ऑनर्स में आया था, राइट। दिस द क्वेश्चंस ऑफ 2019 ऑनर्स, 2019 ऑनर्स का क्वेश्चन, राइट। यस, बोलो एकदम इजी है ना, बस जितना हम लोग डिस्कस किए थे, ऐसे तो बहुत कुछ है लेकिन इतना एनाफ है आपके लिए, और इतना पढ़ लोगे तो 5 मार्क्स का एक क्वेश्चन कोई रोक नहीं सकता आपको। ठीक है, 5 मार्क्स कंफर्म आएगा, इससे एक्स्ट्रा दे दे तो अच्छा है, लेकिन हम 5 मार्क्स एक्सपेक्ट करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन भी एकदम सिमिलर है, ऑनर्स 22, सॉरी ऑनर्स 21, ठीक है, क्वेश्चन सिमिलर है, फिर भी कर लेते, एक क्वेश्चन और करते, क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे और फिर क्वेश्चन नंबर 6 करेंगे। ओके, 2 किए थे, 3 और 6, बाकी आप इसके बाद आराम से बाकी सारा क्वेश्चन कर सकते हो। ओके, यस, नाउ क्वेश्चन 3, ये क्वेश्चन है आपका 2021 ऑनर्स, 21 ऑनर्स, इनकम फ्रॉम कंप्यूटेशन ऑफ इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस ऑफ, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस ऑफ, किसका फाइंड कर रहे हैं हम लोग, मिस्टर सबाना, सॉरी मिस्टर मिसेस माला सेन, ऑफ मिसेस माला सेन फॉर द असेसमेंट ईयर, ये एटलीस्ट मेंशन करोगे, एक डिटेल को रम करोगे, कुछ कैलकुलेशन है तो डिटेल्स दिखाओगे, राइट। यस सर, तो इसमें क्या दिया, ये क्वेश्चन आया 2021 ऑनर्स, राइट। तो क्वेश्चन में है, एक तो विनिंग फ्रॉम लॉटरी टीडीएस काट के मिला था, लिखो लॉटरी इनकम, टीडीएस काट के मिला था तो ग्रॉस फाइंड करके लिखेंगे, तो लिख लो ग्रॉस, बोलो कितना मिला था 1,40,000, और टीडीएस काट लिए थे 30%, जनरली लॉटरी में 30% टैक्स लगता है, तो कुछ बोलेगा, जो भी बोलेगा वही लिखोगे, तो इसमें 100 माइनस 30, मतलब 70% इंटू 100, 2 लाख, ठीक है, तो लॉटरी इनकम ग्रॉस कितना था 2 लाख, ए टैक्सेबल फुल। नेक्स्ट वन, फिर लॉटरी के बाद बोल रहे हैं इंटरेस्ट ऑन गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, इसमें एक्सपेंसेस है, इंटरेस्ट लेस एक्सपेंसेस टैक्सेबल हो जाएगा, इंटरेस्ट ऑन गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, ये टैक्सेबल है, कितना 40 मिला, लेकिन
इसमें कलेक्शन के लिए कुछ चार्जेस, लेस कलेक्शन चार्जेस, इतना नहीं लगता है लेकिन दे रहे 2000 कलेक्शन, सॉरी, अच्छा लॉटरी में एक्सपेंसेस था, लेकिन बोले ना लॉटरी में कोई एक्सपेंसेस अलाउ नहीं होता है, तो इसलिए माइनस नहीं करोगे। कलेक्शन चार्जेस कितना, 4000 पे की, इतना थोड़ी होता है, 40,000 में 4000 का 10% कलेक्शन चार्जेस नहीं होता है, बट क्वेश्चन दे रहे हैं, बस इसके हिसाब से कर लेना। 40 में से 4 पे किए तो कितना, 36,000। थर्ड, और क्या इनकम दिया, डिविडेंड फ्रॉम टाटा स्टील इंडियन कंपनी, क्या टीडीएस काट के बोला, नहीं तो फुल लिख दो आउटर कॉलम, डिविडेंड फ्रॉम इंडियन कंपनी, कुछ नहीं बोला, मान लोगे ग्रॉस, ग्रॉस मतलब फुल्ली टैक्सेबल, ये टोटल लिख दो। अगर टीडीएस काट के नेट मिलता तो टीडीएस को एड बैक करके ग्रॉस फाइन करते, 30,000। नेक्स्ट, फैमिली पेंशन, तो कोई कुछ डिडक्शन आएगा। फोर्थ, फैमिली पेंशन रिसिव्ड, कितना रिसीव किए, 48,000 टोटल, पर मंथ नहीं बोला, पर मंथ तो इंटू 12 कर लेते, लेस डिडक्शन, सेक्शन याद है तो लिखोगे, 57 सेकेंड ए, लिस्ट ऑफ टू, एक तो होता है 1/3 इंटू पेंशन, मतलब 1/3 इंटू 48,000, तो बोलो कितना, इसको इनसाइड लिखेंगे 16,000। और सेकेंड, मैक्सिमम लिमिट क्या बोले थे, 15। ऑलवेज जितना टोटल पेंशन मिलेगा ईयर का, 1/3 ऑफ दैट पेंशन और 15,000, इसमें से जो लोएस्ट वो माइनस कर दोगे, तो 15 लोएस्ट आया, तो 48 से 15 लेस करो तो 33,000, टैक्सेबल कितना हो जाएगा, 33,000। यस बोलो, समझ में आ रहा है। एंड लास्ट वन, एग्रीकल्चर इनकम फ्रॉम बांग्लादेश, ए फुल्ली टैक्सेबल अदर सोर्सेस, और अगर इंडिया से होता तो एग्जाम्प्टेड इनकम होता, एग्रीकल्चर इनकम, एग्री इनकम फ्रॉम बांग्लादेश, और इसमें कुछ खर्चा होता माइनस करते, लेकिन नहीं दिया है, तो टोटल लिख दो 24, बस कंप्लीट ऐड करोगे, टैक्स इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस, टैक्सेबल इनकम मिल जाएगा, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस, राइट। तो यस, सबको एक बार जोड़ लो, 2 लाख, 2 लाख में और क्या क्या ऐड हो रहा है बोलो, 2 लाख में ऐड हो रहा है 66,000, 2,66,000 प्लस, फिर इसमें हो रहा है 30 20 57,000, तो ऐड करने से टोटल आ रहा है 3 लाख, 3,23,000, यस 3,23,000, ये हो गया आपका इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस। बोलो समझ में आया। बस इस तरह क्वेश्चन देता है, ज्यादा टफ नहीं है। अदर सोर्सेस 5 नंबर में देता है, 5-6 इनकम दे देगा, 4-5 इनकम मैक्सिमम देता है, और इसमें कुछ कहीं पे कुछ डिडक्शन लेस करते, कहीं पे डिडक्शन नहीं, कहीं पे ग्रॉस फाइन करते, और जो अदर सोर्सेस में नहीं आएगा उसको छोड़ देते, एग्जाम्शन है तो एग्जाम्शन माइनस करके बाकी टैक्सेबल हो जाता है। यस बोलो। अब लास्ट क्वेश्चन 6 करेंगे, बाकी आप लोग अपने आप ट्राई करोगे, हो जाना चाहिए। यस, क्वेश्चन नंबर 6, 6 में क्या दिया, फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स कंप्यूट इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस ऑफ ए के मुंशी, मिस्टर ए के मुंशी, हम हेड भी नहीं लिख रहे, सिर्फ कैलकुलेशन स्टार्ट कर देते, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस ऊपर से लिख लेते, इनकम फ्रॉम सोर्सेस ऑफ ए के मुंशी फॉर द असेसमेंट ईयर, राइट। यस सर। नाउ क्या दिया क्वेश्चन में, एक तो एग्रीकल्चर इनकम फ्रॉम नेपाल, लिख लो भाई, एग्री इनकम, ए बी सी दिया था तो ए भी लिख लो, एग्री इनकम फ्रॉम नेपाल, आउटसाइड इंडिया हो गया ना, फुल्ली टैक्सेबल, और इसमें एक्सपेंसेस कुछ होता तो माइनस करते, नहीं है तो टोटल 24 आउटर कॉलम लिख दो। बी, प्राइवेट ट्यूशन फीस मिला तो इन अदर सोर्सेस इनकम, प्राइवेट ट्यूशन फीस कितना मिला, ट्यूशन फीस 48,000,
और इसमें जो भी खर्चा लगा माइनस कर दो, लेस एक्सपेंसेस। ट्यूशन रिलेटेड एक्सपेंसेस दिया था 12,000, तो 36,000, ये हो गया टैक्सेबल। सी सभी अदर यूआरपीएफ, तो इसमें ओनली ओन इंटरेस्ट ऑन ओन कंट्रीब्यूशन देखेंगे। एक्चुअली होता क्या, मान लो हम कहीं पे काम करते जहां से पीएफ में जमा होता है पैसा, होता है ना, एम्प्लॉयज लोगों ने जमा होता है, पीएफ में काट लेता है पैसा, तो मेरा सैलरी से कुछ काटते और मेरा मालिक कंपनी वो भी अपने तरफ से मेरा अकाउंट में कुछ जमा करते, तो जो कंपनी जमा की हो गया एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन, और मैंने जो जमा किए मेरा ओन कंट्रीब्यूशन, दोनों इक्वाली जमा करते। अब उस पर इंटरेस्ट जहां जमा हो रहे हैं ना बैंक में, वहां तो इंटरेस्ट भी दे रहे हैं। एक होता है प्रोविडेंट फंड रिकॉग्नाइज और एक अनरिकॉग्नाइज। अनरिकॉग्नाइज्ड है, तो इसीलिए इसमें जो मेरा अपना कंट्रीब्यूशन था अगर इक्वाली किए तो जो भी इंटरेस्ट मिला वो इंटरेस्ट इक्वाली हाफ हाफ होगा, हाफ मेरा पोर्शन के लिए इंटरेस्ट, हाफ एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन पे इंटरेस्ट। तो एम्प्लॉयर जब यूआरपीएफ से पैसा उठाओगे उस टाइम टैक्सेबल होगा। और कितना टैक्सेबल, अदर सोर्सेस में जो मेरा कंट्रीब्यूशन पोर्शन इंटरेस्ट वो टैक्सेबल हाफ है ना। तो इंटरेस्ट ऑन यूआरपीएफ ब्रैकेट में ओन कंट्रीब्यूशन पार्ट, मतलब मेरा जो कंट्रीब्यूशन उस पार्ट पे जो इंटरेस्ट इक्वाली था, तो इक्वाली कर दो डिवाइड, 50,000 मिला था इसका हाफ कर दो, इक्वाली था ना, हाफ हाफ कर दो, हाफ हो गया ओन कंट्रीब्यूशन, 25 इसमें आ जाएगा। अगर रेशियो देता 50-60-40 कंट्रीब्यूशन है, मेरा कंट्रीब्यूशन ओन कंट्रीब्यूशन 60, तो इसका 60% इसमें ले लेंगे अदर सोर्सेस में, और जो 40% वो सैलरी में आएगा, एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन था वो सैलरी में आ जाएगा, राइट, यस। नेक्स्ट, सेल ऑफ वाइल्ड ग्रास, ये फुल्ली टैक्सेबल। अदर सोर्सेस, सेल ऑफ वाइल्ड ग्रास, ये एग्रीकल्चर वर्क थोड़ी किए, ठीक है, वाइल्ड ग्रास बेचे कितना, अच्छा वाइल्ड ग्रास नहीं, फ्रूट्स, वाइल्ड फ्रूट्स, एक ही बात है भाई, फ्रूट्स कितना में बेचे, जंगल से वाइल्ड फ्रूट्स लेके 12,000 में बेचे, और उसमें एक्सपेंसेस है, एक्सपेंसेस 2,000 खर्चा हुआ, तो 10,000 ए टैक्सेबल हो जाएगा, ठीक है। ई कैश गिफ्ट, कैश गिफ्ट फ्रॉम फ्रेंड, फ्रेंड है तो ये तो रिलेटिव नहीं है ना, लेकिन कितना मिला, 25,000 मिला, और किसी से कैश गिफ्ट मिला क्या, नो, तो ये एग्जाम्प्टेड हो जाएगा, अप टू 50 एग्जाम्प्टेड, तो लिख दो एग्जाम्प्टेड अप टू ₹50,000, तो ए नील, ये 50 से कम है इसलिए पूरा एग्जाम्प्टेड हो गया, लेकिन अगर 50 से ज्यादा होता फुल्ली टैक्सेबल हो जाता, राइट। नेक्स्ट लास्ट एफ, ये क्या था ना, टीवी रियलिटी शो, विनिंग फ्रॉम टीवी शो, विनिंग किए तो अदर्स कैजुअल इनकम हो गया ना, बोले थे ना गेम शो रियलिटी शो से जो भी विन करते हो, लॉटरी विन करते हो, विनिंग फ्रॉम रियलिटी शो, टीवी रियलिटी शो, तो इसमें भी ग्रॉस लेंगे, और इसके कोई खर्चा अलाउ नहीं होता है सब में। 35 मिला, लेकिन टीडीएस 30%, जितना कैजुअल इनकम बोले थे ना उसमें 30% टैक्स काटता है, टैक्स भी लेता है 30%, देना भी पड़ता है 30%, तो 100 माइनस 30 इंटू 100 मतलब 70, 50,000 होता है, ठीक है, यस, कंप्लीट। अब इन सब को जोड़ लोगे, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस आ जाएगा, इन सब को ऐड कर लोगे, क्या मिलेगा, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस। बोलो समझ में आया, एकदम इजी चैप्टर, एकदम इजी चैप्टर, 5 मार्क्स आप लोगों को फ्री में मिलना चाहिए, आराम से हो जाना चाहिए, 30 20 50 60 85 95 95,000 प्लस 50,000, ये होता है, ओहो, एक मिनट 95,000 प्लस 50,000, 1,45,000, यस, टोटल टैक्सेबल इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस कितना हो रहा है ना, 1,45,000 इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस। बाकी 3 क्वेश्चन आप लोग ट्राई कर लेना, एकदम इजी क्वेश्चन है, इजी चैप्टर है, 5 मार्क्स आपका कंफर्म आ जाना चाहिए। बोलो समझ में आया, तो एक क्लास रखते, नेक्स्ट एक्सेशन क्लास में
शुरू करेंगे इनकम फ्रॉम सैलरी, मोस्ट इंपॉर्टेंट, और 15 मार्क्स में यहां से आने का चांसेस है, ठीक है ना। यस, तो नेक्स्ट क्लास हम लोग एक लॉन्ग चैप्टर स्टार्ट करेंगे, दैट इज इनकम फ्रॉम सैलरी। या क्या करें, हाउस प्रॉपर्टी पहले करें, सैलरी कर लेते भाई, सैलरी कर लेते, ओके, फिर हाउस प्रॉपर्टी करेंगे। ओके, तो आज का क्लास इतना। यस, फिर लाइक करो, शेयर करो, हम लोग को थोड़ा मोटिवेशन मिलेगा। शेयर आप लोग करते जाओगे तो मोटिवेशन हम लोग को मिलेगा, और मोटिवेशन मिलेगा तो हम लोग भी मेहनत करने में पीछे नहीं होंगे। ओके, यस, वंस अगेन विश यू ऑल द बेस्ट।